Hello everyone, very good evening. Kindly confirm if audio video is clear. Good evening, good evening, good evening everyone. Please confirm if audio video is clear. चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, धन्यवाद। सॉरी फॉर द डिले। ये आपका जो माइक है ये अपडेट मांग रहा था। मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो ऑडियो ले ही नहीं रहा था। तो फाइनली उसको अपडेट किया, तब जा करके वो काम किया। तो आई डेंट नो कि वो चाहिए होगा। चलिए शुरू करते हैं। So let's start with the 18th lecture of set theory and algebra. कल वाली क्लास में हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन एंड फंक्शन कंपोजिशन कैसे निकालते हैं ये देखा। और आज क्या करेंगे सर? आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी के साथ। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा, राइट? तो इंट्रोडक्शन टू ग्रुप थ्योरी, क्या क्या होता है, क्या है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, क्या होता है सेमी ग्रुप, क्या होता है मोनोइड, क्या होता है ग्रुप, और क्या होता है एबिलियन ग्रुप। तो आज वाली क्लास में सारी की सारी बेसिक डेफिनेशंस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं फटाफट से। कर तो रहे हो आप क्या लाइव क्लास यथार्थ जी, और क्या पूछना चाह रहे हो तो यहाँ पर। चलिए, तो ग्रुप थ्योरी में किस किस चीज की बात होगी वो समझ लेते हैं। तो हमारे पास होगा एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, को कुछ लोग ग्रुपॉइड भी बोलते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों एक ही हैं। देन विल टॉक अबाउट सेमी ग्रुप। अभी इनके बारे में बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ क्या क्या देखेंगे सिर्फ वो बता रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अरे सर हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, लगता है कहीं जा करके गंगा में डूब जाएं। ऐसा नहीं है भाई, सब समझ में आएगा। रुको, तो अभी शुरू किया कहाँ है। लास्ट होता है अबेलियन ग्रुप, या तो इसी को मैं बोलता हूँ कम्यूटेटिव ग्रुप। चले, तो ये हमारी कुछ चीज होंगी ना। तुम्हारी पहली क्लास थी, तुमने अच्छे मुहूर्त से ज्वाइन नहीं किया, तुमने क्लास लेट करवा दी। आज के बाद अगर मुझे लगेगा कि मेरी क्लास लेट हो रही है तो मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम कितने दिनों बाद आए हो, है ना। चलिए, सो दिस आर दी थिंग्स विच वी नीड टू डिस्कस, और यही सब मैंने सामने भी लिखा है, कोई बात नहीं सर। कुछ स्पेशल सेट्स हैं। अगर मैं एन की बात करता हूं, तो हमको पता है इट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। I'll use Z as a set of all integers. Then I'll use Q as a set of all rational numbers. और एक चीज यूज करूंगा Q asterisk. It is nothing but set of all non-zero rational numbers. मैं जनरली यही नोटेशन यूज करूंगा। अगर क्वेश्चन में कोई और नोटेशन यूज होता है तो उसकी डेफिनेशन सामने गिवन होगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। तो ये सिर्फ बताने का मोटिव इतना था कि मैं ये नोटेशन यूज करूंगा। अगर गेट के क्वेश्चन में कोई और नोटेशन यूज होगा तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, वो डिफाइन करके देगा, ठीक है। चलिए, आते हैं अब बात को, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्या है ये, क्या किसी को डोंट गेट कंफ्यूज अगर कोई ग्रुपॉइड लिखता है तो सबसे पहले क्या, नॉन एम्प्टी सेट एस। मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, कुछ भी नहीं बताऊंगा अभी, सिर्फ डेफिनेशन दूंगा, उसके बाद सारा डिस्कशन एक साथ। चलो एक एक करके करते हैं, तो बुरा मान जाओगे आप। नॉन एम्प्टी सेट एस
विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, वो कोई भी हो सकता है, मैं उसको डिनोट कर रहा हूं एस्ट्रिक से। तो a non-empty set S with respect to binary operation asterisk is called an algebraic structure or groupoid is called an algebraic structure or groupoid if A asterisk B belongs to, अगर आप कोई भी दो A या B ले लो सेट S से, अगर आप कोई भी दो A या B ले लो सेट से और उन दो एलिमेंट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करो और उसका जो रिजल्ट आता है अगर वो S में बिलोंग करे, अगर A एस्ट्रिक B बिलोंग करता हो सेट S में फॉर ऑल पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट S, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो सेट S है वो विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक एक ग्रुपॉइड है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ हम कहना क्या चाह रहे हैं सर? यहाँ हम कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो सेट है, अब तुम क्लोज के नाम पे फालतू की इधर उधर की बातें मत करने लगना। क्लोज का मतलब आप वो क्लोज है, उसको कोई भी नई चीज नहीं चाहिए, उसको कोई भी नई चीज नहीं चाहिए। इसका मतलब दैट इज सेट एस। सर इसका क्या मतलब है? ए स्ट्रिक बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एस। इसका मतलब सेट इज क्लोज्ड। क्लोज्ड मीन्स सारे एलिमेंट्स हैं उसमें रिक्वायर्ड एलिमेंट। सो सेट इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू, so set S closed with respect to binary operation asterisk. This is called closure property. अब बोलोगे सर हमने तो टीओसी में दूसरी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है। अरे भाई क्लोजर का मतलब क्लोजर है, प्रॉपर्टी। क्या कह रहे हो? एस्ट्रिक एनी बाइनरी ऑपरेशन, हाँ विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक। एस्ट्रिक कुछ भी हो सकता है, सेट एस के एलिमेंट भी कुछ भी हो सकते हैं, एस्ट्रिक भी कुछ भी हो सकता है। सेट एस के एलिमेंट भी कुछ भी हो सकते हैं, एस्ट्रिक भी कुछ भी हो सकता है। वही बात करते हैं। चलो फटाफट से एग्जांपल देखते हैं वन बाय वन। आइए, इज इट क्लियर? ये बहुत छोटा है और मुझे सारा एक टेबल में मैंने लिख दिया। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जब इतने बड़े बोर्ड पे होगा तो क्या ये दिखाई देगा? क्या ये दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है? बोलो फटाफट से। ठीक है, चलिए अब ये डिनोट करने का तरीका है। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं? सर सेट एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स with respect to operation with respect to binary operation plus, है ना? आई डोंट नो, फिर भी मैं थोड़ा सा कर दूं। ये है मल्टीप्लिकेशन, ये है सब्ट्रैक्शन। मार ही डालो ना मुझे, तो कुछ तो पाप किया है मैंने, तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। आप लोग तो बोल रहे हो कि दिख रहा है, बाद में बोलोगे नहीं दिख रहा है। सब्ट्रैक्शन रिस्पेक्ट टू डिवीजन, यहाँ पर मैं सिर्फ ऑपरेशन बना दे रहा हूँ। चलिए, हाँ जी बिल्कुल आपको नोट करना है ये टेबल, बिल्कुल आपको नोट करना है ताकि आपको रिवाइज करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो।
तो बना लो थोड़ा सा, चलो 1 मिनट का टाइम देता हूँ, बना लो। और पूरी बनाना हमको सबके लिए करना है ये काम, तो जितने कॉलम्स और रो दिखाई दे रहे हैं उतने फटाफट से बना लो। अब तो दिख रहा है ना राज्य सरकार ऑपरेशन, अब तो दिख रहा है ना ऑपरेशन, लिख तो दिए मैंने साइड में। एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। चलिए आइए फटाफट से। नाउ माय क्वेश्चन इज, सर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है क्या सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? क्या सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा? क्या ये ग्रुपॉइड होगा? क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? बताइए। क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? यस। कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाओ, उनका एडिशन करो, रिजल्ट विल ऑल्सो बी अ नेचुरल नंबर। कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाओ, उनका मल्टीप्लीकेशन करो, रिजल्ट विल ऑल्सो बी अ नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ, उनका सब्ट्रैक्शन करो, क्या रिजल्ट का नेचुरल नंबर आना जरूरी है? दो नेचुरल नंबर उठा करके अगर उनका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया गया तो क्या रिजल्ट का नेचुरल नंबर आना जरूरी है? नहीं सर। अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट एक नेगेटिव नंबर या तो फिर 0 भी आ सकता है, एंड -3 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देयरफॉर नहीं सर, ये क्लोज्ड नहीं है ना। सिमिलरली सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाऊं 1, दूसरा नेचुरल नंबर उठाऊं 2, अगर इनको डिवाइड करूं तो 0.5 आता है, क्या ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है? नहीं सर, तो ये भी क्लोज्ड नहीं है। इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ ग्रुपॉइड, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन इज नॉट अ ग्रुपॉइड। समझे बात को? ये जो अभी प्रॉपर्टी डिफाइन की थी अब समझ में आई? कोई भी दो एलिमेंट उठा करके ऑपरेशन लगाओ, रिजल्ट भी सेट में होना चाहिए। कोई भी सेट के कोई भी दो एलिमेंट उठा करके ऑपरेशन लगाओ तो रिजल्ट भी सेट में आना चाहिए। ये कहानी है सिंपल सी। चलिए, अब अगर कोई भी दो इंटीजर उठाता हूं, उनका एडिशन करता हूं, रिजल्ट विल बी इंटीजर। कोई भी दो इंटीजर उठाता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, रिजल्ट विल बी इंटीजर। कोई भी दो इंटीजर उठाता हूं, सब्ट्रैक्शन करता हूं, रिजल्ट विल बी एन इंटीजर। अगर दो इंटीजर उठा करके उनका डिवीजन करूं, अगर दो इंटीजर उठा करके उनका डिवीजन करूं तो क्या रिजल्ट इंटीजर हो ये जरूरी है? नहीं सर, नहीं सर। 2 डिवाइड बाय 3, 1, पता नहीं क्या कर दिया मैंने, अभी थोड़ी देर पहले तो लिखा था 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0.5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। चलिए, अब बात हो रही है रेशनल नंबर्स की। अगर कोई भी दो रेशनल नंबर उठाता हूं और उनका एडिशन करता हूं तो क्या रिजल्ट भी रेशनल नंबर होगा? कोई भी दो रेशनल नंबर उठाता हूं, उनका डिवीजन करता हूं तो क्या रिजल्ट भी रेशनल नंबर होगा? हाँ सर, होगा सर। कोई भी दो रेशनल नंबर उठाता हूं, पता नहीं बच्चे समझते ही नहीं है सर, रेशनल नंबर होता है जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, और p एंड q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो p बाई क्यू इज वन रेशनल नंबर, r बाय s इज अनदर रेशनल नंबर। अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो क्यू एस, सॉरी, पी एस प्लस क्यू आर भी रेशनल नंबर, सॉरी, इंटीजर होगा, एंड क्यू एस भी इंटीजर होगा। तो जो रिजल्ट है वो भी एक इंटीजर रेशनल नंबर होगा, जो रिजल्ट है वो भी एक रेशनल नंबर होगा। कुछ तो भी बोल दिया था मैं बीच में, कोई बात नहीं। दो रेशनल नंबर उठाओ, उनका मल्टीप्लीकेशन करो, रिजल्ट विल बी अ रेशनल नंबर पी क्यू बाय आर एस। ठीक है। दो रेशनल नंबर उठाओ, उनका सब्ट्रैक्शन करो, रिजल्ट विल ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दो रेशनल नंबर उठा करके उनका डिवीजन परफॉर्म करूं तो क्या रिजल्ट रेशनल नंबर आए ये जरूरी है? दो रेशनल नंबर उठा करके डिवीजन परफॉर्म करूं तो रिजल्ट रेशनल नंबर आए, क्या ये जरूरी है? सर, एक नंबर था p बाई क्यू, रेशनल नंबर था p बाई क्यू, दूसरा रेशनल नंबर है r बाय एस।
मैंने डिवीजन परफॉर्म किया तो इट विल बी PS बाय QR। क्या ही बुराई है सर इसमें, क्या ही बुराई है सर इसमें। लेकिन आप एक इंपॉर्टेंट चीज भूल गए, इट इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, इट इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। सर जीरो नामाकुल नाम का आदमी भी इसके अंदर है। तो मान लीजिए कि अगर मेरा रेशनल नंबर Q है 0/1 और मेरा रेशनल नंबर P है 5/1। सो माय क्वेश्चन इज, अगर मैं रेशनल नंबर P को कभी कभी दिन खराब होते हैं, ये इंसान को मानना चाहिए। इंसान को ये चीज मान के चलना चाहिए कि कुछ दिन ही खराब होते हैं, है ना। ये मान लेना चाहिए कि कुछ दिन ही खराब होते हैं। अंडू कहाँ से, सिस्टम बंद हो गया, अंडू कर देगा मैं। मुझसे कोई पाप नहीं हुआ। मेरा जो इन्वर्टर है, अगर लाइट थोड़ी सी भी फ्लक्चुएट मारती है तो वो बाकी सारी चीजों को तो कनेक्ट कर लेता है, लेकिन पता नहीं इसके अंदर दिक्कत है, ये हल्का सा एक डिप ले लेता है और ये कभी कभी बंद हो जाता है। हमेशा नहीं होता पर कभी कभी हो जाता है। डोंट नो, अगर हमेशा होता तो कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कभी कभी हो जाता है, ये बड़ी दिक्कत है। थोड़ा सा शांति रखना, नहीं तो जो कुछ भी अभी तक लिखा था सारी सरा सब गायब हो जाएगा। जो कुछ भी अभी तक लिखा था सब गायब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इंतजार, शांति। बात उसकी नहीं है कि वो गया, जो कष्ट है वो बड़ा ये है कि जो लिखा था वो गायब ना हुआ हो। समझे बात को। क्या ही करोगे हिमांशु, मूवी देखनी है क्या तुमको। नॉर्मली नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, और वो भी पावर फ्लक्चुएट होने पे होता है। हाँ रिकवर कर लेता है, लेकिन उसको टाइम देना पड़ता है। जल्दबाजी करोगे ना तो बुरा मान जाता है। जल्दबाजी करो तो वो बुरा मान जाता है, इसलिए रुकना थोड़ा सा। तो जीरो इज ऑल्सो नंबर, दैट्स व्हाई इट वोंट होल्ड गुड। करेक्ट मोहम्मद। अरे हाँ रे, तुम लोग जल्दी मत करो, मैं अभी तुमको बताऊंगा कि कष्ट क्या होगा अगर जल्दबाजी करेंगे तो इसलिए जल्दी नहीं करते हैं। आया, कितना आया, पूरा ही आ गया, बहुत बढ़िया। इसके लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन देखो वो P/Q और बहुत कुछ लिखा हुआ था लास्ट लास्ट का, वो गायब है। उसने जितना सेव किया लास्ट में उतना ही आया, बाकी गायब है। देखो वो आ गया। हाँ मेरी ही किस्मत अच्छी है ना, तुम लोगों की तो सबकी बुरी है। तुम्हारी बुरी है, तुम तो पढ़ना ही नहीं चाहते थे, तो हमसे तो गलती हो गई। हाँ आइए, चलिए। तो सर आई कैन ओनली से वन थिंग, दैट जीरो belongs to set of all rational numbers.
0 belongs to set of all rational numbers and p by 0 not defined. p by 0 not defined, इसलिए आपका ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। कम का होगा इतना सबको। चलिए नाउ सर ये क्यों एस्ट्रिक है, ये क्यों एस्ट्रिक है सर, ये क्यों एस्ट्रिक है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, now my question is, if I take any two non-zero rational numbers, if I add them, it will be closed. If I take any two non-zero rational number, if I multiply them, it will be closed. If I take any two non-zero rational number, if I subtract it, will it be closed? That's my question. If I take two non-zero rational numbers, if I take subtraction, will it be closed? नहीं, अभी समझो सर, इसमें क्रिकेट खिलवा लो तुम। क्वेश्चन की बात हो रही है सर, अगर मैं p बाई क्यू को p बाई क्यू से सब्ट्रैक्ट करूं, सर मैं दो नंबर तो कोई भी चूज कर सकता हूं, तो ये आएगा 0 एंड इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है भाई। नॉन जीरो रैशनल नंबर है, नेगेटिव तो हो सकता है, वो नहीं है सर नेगेटिव, आंसर कैन बी नेगेटिव। सो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर में पॉजिटिव रैशनल नंबर भी है और नेगेटिव रैशनल नंबर भी है। सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर में पॉजिटिव रैशनल नंबर भी है, नेगेटिव भी रैशनल नंबर है। मुझे नेगेटिव से दिक्कत नहीं है, मुझे जीरो से दिक्कत है, क्योंकि अगर मैंने दो जो रैशनल नंबर चूज किए अगर वो सेम हो गए, अगर वो दोनों सेम हो गए, तो पी बाई क्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा पी बाई क्यू से तो जीरो आएगा, और जीरो इस सेट का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो जीरो के ऊपर खास ध्यान रखा जाएगा। अभी और बात करेंगे, जीरो के ऊपर खास ध्यान रखा जाएगा कि जीरो है सेट में या नहीं, क्योंकि उसके होने से बहुत सारी चीजें परेशान कर सकती हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं नॉन जीरो अगर मैं नॉन जीरो रैशनल नंबर का सेट लेता हूं और वहां पर डिवाइड करता हूं, देन इट इज गारंटीड कि जो रिजल्ट होगा वो भी एक नॉन जीरो रैशनल नंबर होगा। मेक सेंस? ये जितने मैंने लिखे हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, फटाफट से चेक कर लो एक बार। जल्दी 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 जल्दी। आई नो मैं शुरुआत में टाइम इसलिए देता हूं क्योंकि बाद में हम आगे भागेंगे। एक बार सारी चीजों को समझ लो, उसके बाद मैं आगे भागूंगा, क्योंकि उसके बाद चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। जब चीजें समझ में आना शुरू हो गई उसके बाद टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद टाइम देना मतलब टाइम बर्बाद करना। सर रैशनल में प्लस वाला भी होगा, 7 एंड -7, तो क्या हो गया भाई? हाँ सही पकड़े हैं, सही बोले आप, मुझसे ही गलती हो गई। देखा ऐसा होता है, ऐसा होता है सर, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। कभी कभी दिमाग में घुसक, मैंने बोला ना जीरो बहुत परेशान करता है, जीरो बहुत परेशान करता है, मुझे भी परेशान करता है, आपको ही नहीं। सर अगर मैंने p बाई क्यू एक रैशनल नंबर लिया, उसका प्लस किया माइनस p बाई क्यू दूसरे रैशनल नंबर से, रिजल्ट विल बी जीरो which does not belong to set of non-zero rational number, so therefore it is also not closed. चेक करो इसको, ये गलत हो गया है, चेक करो फटाफट से, चेक करो फटाफट से, ये गलत हो गया था। देखा, थैंक यू। कौन था भाई? मोहम्मद। ऐसा नहीं है कि यही आता है वो स्किप हो जाता है, मैंने बोला ना इसको देख लो अच्छे से एक बार, इसीलिए बोला है कि ध्यान से देख लो, गलती इसके अंदर होने के चांसेस पूरे होते हैं। चलिए इट्स ओके, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप बनने से पहले ये जरूरी है कि आपका जो सेट है वो आपके बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक के करस्पॉन्डिंग
क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। अब बात आती है सेमी ग्रुप की। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप, सॉरी, कुछ तो नींद आ रही है मुझे। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ग्रुपॉइड एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर? एस विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक। अगर मैं इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, अगर मैं इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, इसका मतलब सेट एस बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक के कॉन्टेक्स्ट में क्लोज्ड है, ये बोल दिया गया है। ठीक है, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एस कॉमा एस्ट्रिक इज कॉल्ड सेमी ग्रुप, called semi group if associative property satisfy करे for all three elements A, B, C belonging to set S। आप किस ऑर्डर में बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो वो इंपॉर्टेंस नहीं रखना चाहिए। A asterisk B asterisk C is equals to, माइनस को कब क्लोज बोला हमने सोनू जी? माइनस तो मैंने ही लिख दिया था कि नॉट क्लोज, प्लस भी नॉट क्लोज, बस इतना बताया। क्या कंफ्यूजन आ रहा है? क्या कंफ्यूजन आ रहा है सोनू? ये तो ऑलरेडी बोला हुआ है, तुम कुछ और सोच रहे हो क्या? चलिए अब इसकी बात कर लो फटाफट से। बंद हो गया ये क्या है? associativity property। what does it say? That is binary operation asterisk must be associative। अब मैं एक बहुत बच्चों वाली बात पूछता हूं। दो चीजें होती हैं सर, एसोसिएटिविटी सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन पे डिपेंड करती है या उसके टाइप ऑफ एलिमेंट्स पे भी डिपेंड करती है? सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग है, बच्चे इसको इधर उधर मिस कर देते हैं। ठीक है, associativity property will depend only on the binary operation or it will also depend on the type of elements on which it is being performed। दोनों पे डिपेंड करती है। दोनों पे डिपेंड करती है ऑपरेशन। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी टाइप ऑफ एलिमेंट पे भी डिपेंड करती है तो ये गलत है, समझ लेंगे भी। चलिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोला है, इसका मतलब दैट इज इट इज ऑलरेडी क्लोज, दैट इज इट मस्ट बी क्लोज्ड। क्या कह रहा है ये सर? ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन बाइनरी ऑपरेशन। ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा आपको दूसरी चीजें बताता हूं। सो व्हाट इज क्लोज? कोई कोई कुछ नहीं होता क्लोज, जो बता दिया वो बता दिया है ना, उतना ही जरूरी था। चलिए अब यहां पर देखो सर, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं ए डॉट बी डॉट सी परफॉर्म करता हूं तो क्या इसका रिजल्ट हमेशा ए डॉट बी डॉट सी के इक्वल आता है, जहां पर ए बी सी आर मैट्रिसेस? सोचो जरा।
पहले गौरव का डाउट ले लें, वो पता नहीं भाई क्या हो गया डिवीजन, cos 2 raised power 1 डिवाइड बाई 2 8 raised power 1 डिवाइड बाई 2 इज रेशनल। हाँ तो क्या हुआ, डिवीजन तो मैंने बोला ना कि रेशनल है, नॉन जीरो, सॉरी डिवीजन तो मैंने बोला ना कि एसोसिएटिव है, क्या ही तो बोल रहा हूं मैं, कहाँ चला जाता हूँ। डिवीजन तो बोला ना कि क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, क्यों परेशान कर रहे हो। चलिए, अब आप लोगों के दिमाग में ये डाउट आना चाहिए कि सर अगर a डॉट बी डॉट सी की वैल्यू a डॉट बी डॉट सी के इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि एसोसिएटिविटी सिर्फ और सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड करती है। माय क्वेश्चन इज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। if at all a dot b dot c is defined as well as a dot b dot c is defined, this two will be equal। प्रॉब्लम कहां आती है कि हो सकता है एक डिफाइंड हो दूसरा डिफाइंड ही ना हो। सुनिएगा अच्छे से, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एक डिफाइंड है, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, लेकिन दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है। तो अगर ऑपरेशन डिफाइंड ही नहीं है तो बात अलग है, ठीक है। बट अगर ये a डॉट बी डॉट सी भी डिफाइंड है और ये a डॉट बी डॉट सी भी डिफाइंड है, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। आप लोगों को जनरली ऐसा पता है कि a डॉट बी डॉट सी की वैल्यू इक्वल हो a डॉट बी डॉट सी के, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पर पॉसिबिलिटी ये आ सकती है कि उनमें से कुछ डिफाइंड ही ना हो, उनमें से कुछ डिफाइंड ही ना हो। अगर a डॉट बी का डॉट विथ c भी डिफाइंड है एंड a डॉट a का जो डॉट है वो b डॉट c के साथ भी डिफाइंड है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। समझ गए, समझे बात को। सो दैट्स द आइडिया। अगर ऑपरेशन ही डिफाइंड ना हो तो एसोसिएटिविटी की बात करना ही बेईमानी है। अगर एक सेट ऑफ एलिमेंट्स पे ऑपरेशन ही डिफाइंड ना हो तो उसके बारे में बात करना ही बेईमानी होगी। बट द आइडिया इज, अगर ऑपरेशन डिफाइंड है तो ये मेरा मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है। सर ये क्या है, सर ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट एसोसिएटिव होता है। मल्टीप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट एसोसिएटिव होता है, तो दुनिया में किसी भी चीज का मल्टीप्लीकेशन कर लेना वो एसोसिएटिव ही होगा, अगर मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है उन एलिमेंट्स के लिए। तो समझ गए बात को, क्या कहना चाह रहा था। भावनाओं को समझे, हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए बहक गए हो, लेकिन हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि सर a डॉट बी डॉट सी भी डिफाइंड हो एंड a डॉट बी डॉट सी भी डिफाइंड हो, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। बट इट में बी द केस कि या तो ये दोनों ही डिफाइंड ना हो, लेकिन इनमें से एक डिफाइंड हो दूसरा डिफाइंड ना हो, तब ये इक्वल नहीं होते सर। तो उसकी बात नहीं कर रहे, अगर दोनों चीजें डिफाइंड है तो वो हमेशा इक्वल होंगे। अगर दोनों चीजें डिफाइंड है तो वो हमेशा इक्वल होगी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो दैट्स ओके। चलिए, सो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। अगर एलिमेंट आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है एस्ट्रिक, वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी विल डिपेंड ओनली ऑन ऑपरेशन। वापस चलो आगे, चलिए चलते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि सर जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, क्या वो कभी सेमी ग्रुप बन पाएगा? नहीं सर, क्योंकि सेमी ग्रुप बनने से पहले ही बोला गया था कि एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विल बिकम अ सेमी ग्रुप। तो सबसे पहले अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर इनमें से कौन कौन से सेमी ग्रुप नहीं है, तो वो सारे जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं थे, इसका मतलब जो ग्रुपॉइड ही नहीं थे, वो कभी भी सेमी ग्रुप बन ही नहीं सकते। समझ गए? चले अब बात करते हैं। सर अगर मैं तीन नेचुरल नंबर को किसी भी ऑर्डर में एडिशन करूं, रिजल्ट सेम आता है? हाँ सर, एडिशन एसोसिएटिव होता है सर, एडिशन एसोसिएटिव होता है सर। मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है सर, एडिशन एसोसिएटिव होता है सर, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है सर। सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव होता है या नहीं? सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव होता है या नहीं? पता नहीं क्यों मुझे 15% से 20% लोग तब भी ये बोलते हैं कि सर ये एसोसिएटिव होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता भाई। जीवन में तुम लोगों का मैं क्या ही करूंगा यार। 2 - 5 - 3, ठीक है। इज इट इक्वल्स टू 2 -
5 - 3 नहीं सर, कहीं से कहीं तक इक्वल नहीं है, इसकी वैल्यू है -6, इसकी वैल्यू है 0, राइट? तो दैट्स इट सर, ये तो हमको पता था, कुछ लोगों को नहीं पता था भाई, उनके लिए किया मैंने ये। तो ये हमारा सेमी ग्रुप नहीं है। चलिए, एडिशन अगेन एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, सब्ट्रैक्शन अभी अभी मना किया गया कि सर ये एसोसिएटिव नहीं होता है, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। देख लो फटाफट से, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। ओह, क्यों दिक्कत है? चले, हो गया, सिंपल सा काम है भाई, बहुत ज्यादा ये कोई ट्रिकी चीज नहीं है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है कि आप बोल रहे हो कि सर हमको a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। सत्यम जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो ही नहीं रही है, कम्यूटेटिव की बात कर रहा हूं मैं, एसोसिएटिव पूछ रहा हूं, आप कम्यूटेटिव का जवाब दे रहे हो। यही तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों के जो बहुत बेसिक है ना, वही बर्बाद हो गए बचपन में, पता नहीं कहाँ और क्या कर रहे थे आप लोग। चले, नेक्स्ट चलते हैं मोनोइड। सो सबसे पहली कहानी आती है कि सर मोनोइड बनने से पहले सेमी ग्रुप होना जरूरी है। इसका मतलब अ सेमी ग्रुप सेमी ग्रुप एस कॉमा एस्ट्रिक। इसका मतलब क्या? अगर मैं सेमी ग्रुप बोल रहा हूं, इसका मतलब सेट एस बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक के बेसिस पे क्लोज भी है और एस्ट्रिक एसोसिएटिव भी है, और एस्ट्रिक एसोसिएटिव भी है। तो अगर मैं बोल रहा हूं अ सेमी ग्रुप, इसका मतलब है फर्स्ट क्लोज्ड, सेकंड एसोसिएटिव। ये दोनों तो पक्का पक्के में ट्रू है, क्योंकि अगर यही खत्म हो जाए तो फिर वो मोनोइड बनेगा ही नहीं। सेमी ग्रुप S comma asterisk is called a monoid semi group. S comma asterisk is called a monoid if there exists an element, if there exists an element E belonging to set S। अगर आपके सेट S में एक ऐसा एलिमेंट E एग्जिस्ट करता हो सच दैट आप उस एलिमेंट E का किसी भी एलिमेंट A के साथ किसी भी ऑर्डर में ऑपरेशन परफॉर्म करें तो रिजल्ट ए ही आना चाहिए, तो रिजल्ट ए ही आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट एस। क्या हुआ ये? अगर आपके सेट एस में कोई ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट करता है सच दैट उस एलिमेंट ई का सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक परफॉर्म करो तो रिजल्ट ए खुद आ जाए, तो रिजल्ट ए खुद आ जाए। बाद में कंफ्यूज मत होना, मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख देता हूं, अदरवाइज ठीक है। तो वैल्यू बनी रहेगी भाई, ये एस्ट्रिक है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, कैसे समझाऊं तुमको साहिल जी? ये एस्ट्रिक ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, ये मल्टीप्लीकेशन हो जरूरी है क्या बेटा? आपका जो एस्ट्रिक ऑपरेशन है ये कुछ भी हो सकता है, वो हमेशा मल्टीप्लाई हो, ये जरूरी है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां पर क्या कहानी है? वेयर ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, E is called identity element of set S, or identity element with respect to binary operation asterisk, with respect to binary operation asterisk। तो क्या बोला? if there exists an element E belonging to set S such that A asterisk E is equals to A for all A belonging to set S, then we say
दी सेमी ग्रुप इज अ मोनोइड, इसका मतलब सेमी ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रे must be present in a monoid. चले देख लेते हैं सर कौन है कौन नहीं, तो बहुत दूर थोड़ी ना चले गए आप। तो सबसे पहली चीज तो वो जो सेमी ग्रुप नहीं है, अगर कोई चीज सेमी ग्रुप नहीं है तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या एसोसिएटिविटी में से किसी ना किसी प्रॉपर्टी को डिससेटिस्फाई करती होगी। यार तुम लोग ना दिमाग विमाग कहीं बेच दिए हो क्या? तुम लोगों ने कहीं दिमाग विमाग बेच दिया है क्या? मुझे सिर्फ इतना बता दो, कौन है ये 2 6 3 = 3 2 = 6? भाई क्यों भाई? मैंने बोला ना, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करो? यहां पर क्या हुआ है, डेफिनेशन पढ़नी आती है थोड़ी सी। दिस ई शुड बी फिक्स्ड फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट एस। दिस ई शुड बी फिक्स्ड फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस। अब आप बताओ 2 और 3 में से कौन सा आपका आइडेंटिटी है, बताना जरा, कौन सा आइडेंटिटी है 2 और 3 में से? Identity elements with respect to operations are fixed. Please try to understand. एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट एक्स के साथ ऐड करूं तो रिजल्ट एक्स आ जाए? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको किसी भी नेचुरल नंबर एक्स के साथ ऐड करूं तो रिजल्ट एक्स खुद आ जाए? सर जीरो। किसी नंबर में जीरो ऐड करने से वैल्यू चेंज नहीं होती, किसी नंबर में जीरो ऐड करने से वैल्यू चेंज नहीं होती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर क्या होगा सर? आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज जीरो। एडिशन ऑफ व्हाट विल बी जीरो? Identity with respect to addition will be zero, and we know that the zero does not belong to set of natural number. Zero does not belong to set of natural number. I see some problem. There are no messages coming. तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बता दो एक बार, हाँ ना बोल दो कम से कम। आइडेंटिटी रिलेशन नहीं लक्ष्य, आइडेंटिटी एलिमेंट। आई डोंट सी एनी मैसेजेस। यार एक दिन में इतनी सारी कष्ट नहीं होना चाहिए, कभी थोड़े थोड़े चलते हैं, थोड़े थोड़े ओ बाप रे बाप, कितने सारे मैसेज आ गए। वापस से कोई मैसेज भेजना, फिर तो मेरा बंदी हो गया। एक दिन में इतने कष्ट नहीं झेल पाऊंगा। सारे मैसेजेस खत्म, पुराने सारे गायब हो गए, नए आने शुरू हुए। कोई बात नहीं, चलिए। एनीवे, सी जीरो डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, therefore I can say that it is not a monoid. Please tell me, set of natural number, what, and the operation is multiplication. My question is, what will be the number such that उसको किसी भी नंबर x के साथ मल्टीप्लाई करो और x आ जाए? ठीक है सर, आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन विल बी 1।
the only thing is, sir, I'm talking about real numbers. Now I know that 1 belongs to set of natural number, therefore it will be a monoid. Make sense? बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा वाला देखो सर, ये दो तो थे नहीं। यहाँ पर सेट ऑफ ऑल इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सर 0 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, therefore yes. सर यहाँ पर बताओ सर 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, यस सर। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए थी ना, वो करती है, बात खत्म। सर यहाँ पर 0 0 belongs to set of all rational numbers, therefore yes. तो यहाँ पर 1 belongs to set of all rational number, therefore yes. सर यहाँ पर identity is a non-zero set, so it's okay. So 1 belongs to set of non-zero rational numbers, therefore yes. Make sense? I hope everything is okay. ठीक है, चलिए सर। तो 3 प्रॉपर्टी सर, क्लोज्ड भी होना चाहिए एंड एसोसिएटिव भी होना चाहिए, तब जाकर के मोनोइड की बात होगी। अब बात आती है ग्रुप की। सर क्या है एक ग्रुप? तो ग्रुप बनने से पहले जरूरी है कि एक मोनोइड हो। मोनोइड, मोनोइड ही नहीं है तो ग्रुप की बात नहीं करेंगे। मोनोइड एस कॉमा एस्ट्रिक, तो जैसे ही मैंने बोला मोनोइड, इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि 3 प्रॉपर्टी तो पहले ही सेटिस्फाई कर चुकी हैं। कौन कौन सी? क्लोज होना चाहिए, दूसरा एसोसिएटिव होना चाहिए, तीसरा आइडेंटिटी शुड बी प्रेजेंट। इन दी सेट। चलिए, a monoid S comma asterisk is called a group. A monoid S comma asterisk is called a group. अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इनवर्स का कॉन्सेप्ट है, लोग उसको समझते नहीं है। ठीक है, सो monoid is called a group if for each element A belonging to set S, for each element A belonging to set S, there exists an element, for there exists an element B belonging to set S, such that A एस्ट्रिक B की जो वैल्यू है वो आपका वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया था E, उसके इक्वल हो। ये E क्या है? आइडेंटिटी है। For each element A, there should be some element B such that A asterisk B की वैल्यू E के इक्वल हो। तो इसका कुछ रीजन है, बाद में समझाऊंगा, ये समझना। तो ये क्या है? A monoid is called a group if for each element A belonging to set S, there exists an element B belonging to set S such that the binary operation of those two elements is equals to identity element. ऐसे identity, ऐसे दो elements को क्या कहते हैं सर?
A and B are called inverse of each other. तो कहानी क्या हुई सर? फॉर ईच एलिमेंट ए देयर शुड बी एन एलिमेंट बी. सो कहानी है आई दैट इन अ ग्रुप inverse of each element must exist. In a group, inverse of each element must exist. समझ गए बात को? चलिए सर आगे वाली कहानी समझा लें. तो अब वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो पहले से ही मोनोइड नहीं थे, उनके जीवन में ग्रुप बनने का सुख नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, तो उनको हटा देते हैं. सर ये मोनोइड नहीं था, ये भी 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 नहीं. अब जो है उनकी बात करते हैं. माय क्वेश्चन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन विल बी अ ग्रुप और नॉट? Set of natural number with respect to multiplication will be a group or not? Now my question is, अगर मेरे पास एक नेचुरल नंबर है 2, मैं उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट 1 आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 1 है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 1 है. नाउ द आइडिया सर 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से, लेकिन ये जो नामाकुल 1/2 है ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता. ये जो नामाकुल 1/2 है ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता. इसका मतलब सेट में एस का कोई 2 का कोई इनवर्स नहीं है. तो आई जस्ट वांट टू गिव यू द बेसिक इंट्यूशन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करूं तो वहां पर एक होता है आइडेंटिटी एलिमेंट. सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करूं तो वहां पर एक होगा आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और वो है 1. ठीक है, 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट 1 आ जाए? 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट 1 आ जाए? सर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट 1 आ जाएगा. इसका मतलब 1 बाइनरी ऑपरेशन विद 1 विल बी 1, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट. इसका मतलब इनवर्स ऑफ 1 विल बी 1. तो कैन आई से इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी एलिमेंट for any element of the set except for 1. or rather say except for element 1. देखो 2 का इनवर्स 1/2 होगा, एग्जिस्ट नहीं करता. 3 का इनवर्स 1/3 एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट नहीं करता. 4 का इनवर्स 1/4 होगा, एग्जिस्ट नहीं करता. एडिटिव इनवर्स इज नेगेटिव and multiplicative inverse is reciprocal. हाँ, चले बड़े लोग हैं ये. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं. सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर, हर इंटीजर x के लिए उसका एक नेगेटिव इंटीजर भी एग्जिस्ट करता है. हर पॉजिटिव इंटीजर x के लिए एक नेगेटिव इंटीजर भी एग्जिस्ट करता है. जिन दोनों को ऐड करके रिजल्ट सर 1x plus minus x will be 0, which is identity. Right, so I hope you understand. For every positive integer there exists a negative integer. For every positive integer there exists a negative integer such that the condition is satisfied. चलिए सर अब बात आती है सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगेन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट फॉर 2 एलिमेंट्स. मुझे बताओ यहाँ पर कौन कौन से 2 एलिमेंट है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है?
आपका जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है उसमें मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कौन कौन से इंटीजर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? ठीक है, और 1 एंड -1, यस, क्योंकि -1 को भी -1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाता है। -1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करने पे -1 आ जाता है। सो कैन आई से दैट इट इज नॉट अ, ये बेसिक चीजें हैं, देखो अगर इनको याद रखोगे तो आगे जाकर के समझने में आसानी होगी कि हमको करना क्या है, इसलिए बता रहा हूं। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी एलिमेंट except for 1 and -1, except for 1 and -1। ठीक है, चलिए वापस से देखो सर, ये है हमारा सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। सो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स के अंदर एडिशन ऑपरेशन है तो आइडेंटिटी होगा 0। पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए नेगेटिव रेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करता है, सच दैट उन दोनों को ऐड करने पे आपको रिजल्ट मिल जाता है। इसका मतलब पी बाई क्यू अगर आपके पास है, उसको अगर आप सेपरेट ऐड कर दो माइनस पी बाई क्यू से तो 0 मिल जाएगा, दैट इज आइडेंटिटी, राइट। सो आई कैन से कि हर पॉजिटिव रेशनल के करस्पॉन्डिंग एक नेगेटिव रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, सच दैट इनवर्स एग्जिस्ट करे। चलिए सर, सेट ऑफ ऑल rational numbers with respect to multiplication, set of all rational numbers with respect to multiplication, is it a group? That's important. Is it a group, set of all rational numbers with respect to multiplication? Right, शुभ बेटा, ये सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स है और हमको क्या पता है सर? हमको पता है 0 बिलोंग टू रेशनल नंबर। 0 को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट 1 आ जाए? 0 को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट 1 आ जाए? 0 को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट 1 आ जाए? ठीक है, तो मैंने बोला था 0 का ध्यान रखो, ये बीमार कर देता है। 0 का ध्यान रखो, ये बीमार कर देता है। तो 0 बिलोंग्स टू, देयरफॉर नॉट अ ग्रुप। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके एलिमेंट 0 का इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 बनाया ही नहीं जा सकता, इसलिए 0 के रिस्पेक्ट में कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपसे किसी सेट के बारे में बात हो रही है और पूछ रहा है कि क्या ये ग्रुप है, अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो सबसे पहले देखो कि क्या सेट में 0 है। अगर सेट में 0 है तो वो ग्रुप हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो कैन आई से इनवर्स ऑफ 0 कैन नेवर एग्जिस्ट with respect to binary operation multiplication। Inverse of 0 can never exist with respect to binary operation multiplication, always no। ठीक है, चलिए सर, सर अब बात हो रही है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विल इट बी अ ग्रुप? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विल इट बी अ ग्रुप? सर किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर p बाई क्यू के लिए एक q बाई p एग्जिस्ट करेगा। p बाई क्यू के लिए एक q बाई p एग्जिस्ट करेगा, राइट? So I can actually say yes. Why? P by Q multiply by Q by P is equals to 1 and that belongs to this. That's it.
हो गया सर? वैसा वन को क्या बोलना है? आइडेंटिटी, अब जो थे ही नहीं उनके बारे में क्या चिंता करें। चलिए, फाइनली बात आती है एबेलियन ग्रुप की, या जिसको मैं कम्यूटेटिव ग्रुप बोलता हूं। सर नाम से ही समझ में आता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। नाम से ही समझ में आता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो कौन बनेगा सर? वो जो ग्रुप है, क्या ग्रुप एस कॉमा एस्ट्रिक। तो जैसे मैंने बोला ग्रुप, तो मुझे क्या समझ में आया? क्लोज्ड एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स। चलो, ग्रुप एस कॉमा एस्ट्रिक इज कॉल्ड an abelian group a group is called an abelian group if A asterisk B is equals to B asterisk A for all the elements A and B belonging to S. सर ये क्या है? It is called commutative property. क्या है ये? Commutative property. चलिए, अब अगली चीज पूछता हूं। जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि सर एसोसिएटिविटी सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन पे डिपेंड करती है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आल्सो डिपेंड्स ओनली ऑन द ऑपरेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आल्सो डिपेंड्स ओनली ऑन द ऑपरेशन, और इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एलिमेंट ऑन विच इट इज बीइंग परफॉर्म्ड। प्लीज टेल मी। चलिए भाई, याद रखिएगा, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एलिमेंट एंड ऑपरेशन दोनों पे डिपेंड करती है। अब बात बताओ सर, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ए डॉट बी भी डिफाइंड है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन बी डॉट ए भी डिफाइंड है, तब भी ये दोनों इक्वल हो जरूरी है क्या? मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ए डॉट बी भी डिफाइंड है और मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन बी डॉट ए भी डिफाइंड है, दोनों डिफाइंड हो तब भी ये इक्वल हो तो जरूरी है क्या? अगर दोनों डिफाइंड है तब भी इनका इक्वल होना जरूरी है क्या? नहीं सर। इसीलिए हम बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। लेकिन अगर मैं रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करूं तो वो तो कम्यूटेटिव होता है। रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करूं तो वो तो कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं बताता कि मैं कम्यूटेटिव हूं या नहीं। मल्टीप्लीकेशन किस टाइप के एलिमेंट के ऊपर लगाया जा रहा है उससे पता चलेगा कि ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा या नहीं। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन binary operation as well as on the type of elements on which the operation is being performed. Depends on binary operation as well as on type of elements on which operation will be performed. Please remember. Okay, so multiplication of real number is commutative. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, एलिमेंट एंड ऑपरेशन, राइट, दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि किस कब कम्यूटेटिव है और कब नहीं।
ठीक है सर, अब फाइनली तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे जितने सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, यहाँ पर तो हमारे जितने यहाँ पर तो हमारे जितने सेट हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स ही हैं। नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, चलो सर। अब वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो ग्रुप ही नहीं थे, वो तो क्या ही जीवन में बनते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी ऑपरेशन बचे हैं वो सब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बचे हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन तो एसोसिएटिव ही नहीं थे, तो आगे आ ही नहीं सकते। एडिशन ऑफ इंटीजर विल बी कम्यूटेटिव। बहुत बढ़िया सर। मल्टीप्लिके एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, रैशनल नंबर और आल्सो रियल नंबर। सर यहाँ पर सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कम्यूटेटिव। क्लियर? सर कॉम्प्लेक्स नंबर को अलजेब्रिक ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ, ठीक है। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हो तो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, हाँ या नहीं? रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। द एबेलियन ग्रुप नॉट अलजेब्रिक, कौन बोल रहा है? मैं अलजेब्रिक के कॉन्टेक्स्ट में आंसर दिया हूँ कि अलजेब्रिक के जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, तुम एबेलियन ग्रुप मत बोल देना लक्ष्य। मैं सिर्फ अलजेब्रिक ही पढ़ा, आगे वाला स्टेटमेंट में स्किप ही कर दिया कि क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं, बस वो बोला। सर क्यू बिलोंग टू आर, क्यू बिलोंग टू आर, ऑब्वियस सी बात है, क्यू बिलोंग टू आर। कभी ऐसा पढ़ा है क्या कि कोई ऐसा रैशनल नंबर हो जो रियल नंबर ना हो? डन 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 डन। चलिए, तो कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। हो गया यहाँ तक, किसी को आई होप दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ चीजें समझना, कुछ चीजें समझना। इन अ ग्रुप देयर आर सर्टेन थिंग्स। क्या ऐसा हो सकता है कि एक सेट में एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट हो? क्या ऐसा हो सकता है कि एक सेट में एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट हो? तो मैं ग्रुप बोल रहा हूं, इन अ ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट इज ऑलवेज यूनिक। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट हैं और वो दोनों ही सेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा, अब क्या अगर मैं ग्रुप बोल रहा हूं तो क्या ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? यस सर। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट inverse of each element of the group exists, inverse of each element of the group exists and it is unique.
and it is unique. What do I mean when I say it is unique? What do I mean if I say it is unique? It is unique मतलब एक से ज्यादा नहीं हो सकते. So that is, और चाहो तो इसको अलग अलग लिख सकते हो. 2a, यहाँ पर देखो, इट इज यूनिक. इसका मतलब इफ a इनवर्स, और rather say if inverse of a is equals to b, अगर a का इनवर्स b है, then b का इनवर्स will be a. पहली चीज तो ये, अगर a का इनवर्स b है तो b का इनवर्स a होगा, मतलब ये हमेशा पेयर में होंगे. सेकंड का b, ये भी इनवर्स से ही रिलेटेड है. क्या बोलता है, अगर मैं a इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालूं, देन इट विल बी ऑलवेज a. ये दोनों एक ही चीज हैं. a के इनवर्स का इनवर्स विल बी a इटसेल्फ. a के इनवर्स का इनवर्स विल बी a इटसेल्फ. So inverse of each element of the group exists and it is unique for each element. It is unique for each element. सर A इनवर्स लिखा नहीं, गलत नहीं है. मैं आपको सब बता रहा था कि ये दो नोटेशन है जो देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अलर्ट रहता हूं कि अगर मैं एक ही एक यूज करता रहूंगा और अगर आपको दूसरा दिखाई दिया तो आप मुझे परेशान करोगे. चलिए तीसरी प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करो. सर हर ग्रुप एबेलियन ग्रुप हो ये जरूरी है क्या? सर हर ग्रुप एबेलियन ग्रुप हो ये जरूरी है क्या? नहीं सर, हर ग्रुप एबेलियन ग्रुप हो ये तो जरूरी नहीं है. इसका मतलब अगर आपके पास दो एलिमेंट हैं ए एंड बी, सुनो 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 सर, अगर आपके पास दो एलिमेंट हैं ए एंड बी इन दी सेट, और अगर वो ग्रुप है तो आपको गारंटीड है कि ए स्ट्रिक बी भी सेट में होगा. और अगर ए स्ट्रिक बी सेट में है तो इट इज ऑल्सो गारंटीड कि ए स्ट्रिक बी का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हर सेट के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. तो क्या मैं बोल सकता हूं ए एस्ट्रिक बी इनवर्स विल बी बी इनवर्स एस्ट्रिक ए इनवर्स फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंगिंग टू ग्रुप. अगर कोई भी दो एलिमेंट ले लूं ग्रुप में तो उनका जो बाइनरी ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी ग्रुप में होगा, और क्योंकि ये ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी ग्रुप में होगा. लेकिन उसका इनवर्स डिफाइन कैसे होगा? सर ए एस्ट्रिक बी इनवर्स विल बी बी इनवर्स एस्ट्रिक ए इनवर्स. ये मैंने कल भी बोला था, एस्ट्रिक ऑपरेशन कम्यूटेटिव हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कम्यूटेटिव नहीं भी है तब भी एक्स एस्ट्रिक वाई इनवर्स को वाई इनवर्स एस्ट्रिक एक्स इनवर्स तो लिख ही सकता हूं. याद आता है? So you can actually see it will always true will always hold true irrespective of commutative property. Irrespective of commutative property. क्लियर है? चलिए अब लास्ट देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे. डू यू रियलाइज वन थिंग कि सर यहाँ पर जो ग्रुप नहीं थे उनके भी अगर आपने इनवर्स की बात की तो अगर मोनोइड तक आए थे और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती थी तो आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स हमेशा ही आइडेंटिटी एलिमेंट खुद होगा. ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट खुद होगा. सो कैन आई से इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट is always identity element itself.
इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज आइडेंटिटी एलिमेंट इटसेल्फ। सर इसका प्रूफ है किसका? बचपन में मांगा एफ ऑफ जी इनवर्स इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। बचपन में मांगा दीपाली, एफ ऑफ जी इनवर्स जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स मांगा। गेट करना है या पीएचडी करना है? वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आदि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव इट। किया कभी? 1+1 = 2 क्यों होता है सर बताइए, किया कभी? हर चीज का प्रूफ है, आपको पता है 1+1 = 2 होता है। इट हैज 300 पेजेस प्रूफ, बट डू वी नीड इट? दैट्स द आइडिया। 1+1 = 2 का जेन्युइनली 300 पेज का प्रूफ है। क्या करोगे लेकिन? सोचो कि जिस चीज की जरूरत नहीं है उसके पीछे नहीं भागेंगे ना। चलो सर ये हो गया 1 ओ हो, अच्छा ये बीच में वापस से रिस्टार्ट हुआ था, ये उसका पाप है। चल नोट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाऊंगा भी यहीं पे, भागना मत, समझो अच्छे से। अ नॉन एम्प्टी सेट एस a non-empty set S with respect to binary operation asterisk, a non-empty set S with respect to binary operation asterisk is a group if and only if, is a group if and only if only two things are satisfied. One is asterisk is associative and second A asterisk B inverse belongs to the set S for all the elements A and B belonging to set S. क्लियर? सुनो अच्छे से सर, अभी तो आपने चार प्रॉपर्टी की बात की थी सर। किसी भी सेट को बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक के करस्पॉन्डिंग ग्रुप बनने के लिए क्या क्या जरूरी है सर? एसोसिएटिव इज जस्ट वन प्रॉपर्टी, इसके अलावा आपका सेट क्लोज भी होना चाहिए, आपका सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और आपके सेट के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आप एक ही पॉइंट लिख रहे हो, यहाँ तो आप एक ही पॉइंट लिख रहे हो। सो प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। This single point can prove that set S with respect to binary operation asterisk is closed, contain identity. So this single statement is enough for first closure property, और दूसरे तरीके से समझा, is enough for identity, second inverse, third। सर एसोसिएटिव तो मैंने अलग से बोल दिया, एसोसिएटिव तो मैंने अलग से बोल दिया कि A * B इनवर्स बिलोंग्स टू
एस यहाँ पर एसोसिएटिव को अलग से बोल दिया, लेकिन उसके अलावा मैंने बोल दिया ए स्ट्रिक बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एस, तो ये तीनों जस्टिफाई हो जाएंगे, ये तीनों जस्टिफाई हो जाएंगी। तो एक नॉन एम्प्टी सेट एस विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक इज guaranteed to be a group if and only if these two conditions are satisfied। इसको आज ही प्रूव करें या थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लें, उसके बाद टिपिकल चीजों पे जाएं? इसको आज ही प्रूव कर दें? चलो कर देते हैं। समझना मतलब इतना टफ है नहीं, बट फिर भी देखो। तो सर एसोसिएटिव तो अलग से बोला हुआ है, एसोसिएटिव तो अलग से बोला हुआ है। मैं सबसे पहली चीज प्रूव करने की कोशिश करता हूं आइडेंटिटी। मैं सबसे पहली चीज प्रूव करने की कोशिश करता हूं आइडेंटिटी। आ जाओ, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मान लो कि ये है और आपको प्रूव करना पड़ता तो क्या करते? मान लीजिए ये हो सकता है क्वेश्चन भी हो, है ना, और इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्टोरी क्या है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। माय क्वेश्चन इज लेट सर इट इज गारंटीड कि सेट नॉन एम्प्टी है, इट इज गारंटीड कि सेट नॉन एम्प्टी है, तो हम बोलेंगे लेट ए बिलोंग्स टू सेट एस, लेट ए बिलोंग्स टू सेट एस। सो फॉर a comma a belonging to set S we know। सर क्या बोला गया है? अगर आपके पास दो एलिमेंट हैं a कॉमा b बिलोंगिंग टू सेट S, तो उनके लिए a एस्ट्रिक b इनवर्स S में बिलोंग करेगा। अभी मैंने क्या बोला सर, अगर दो एक एलिमेंट है a, तो मैं वो जो दो एलिमेंट चूज करूं वो a को ही चूज कर सकता हूं। सो फॉर a कॉमा a बिलोंगिंग टू सेट S वी नो a एस्ट्रिक जो सेकंड वाला है उसका इनवर्स will belong to set S। A asterisk और A का इनवर्स will belong to set S। हाँ या ना? देखो जल्दी 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 जल्दी। Yes or no? Now please tell me what is A asterisk A inverse? एलिमेंट और उसके इनवर्स का बाइनरी ऑपरेशन हमेशा क्या होता है? सर प्रॉपर्टी भूल गए सर, हम प्रॉपर्टी भूल गए। कैसे भूल गए सर? सर अगर दो एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर दो एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे। इसका मतलब अगर वो एक दूसरे के इनवर्स हैं तो उनका जो रिजल्ट होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, सो कैन आई से कि यहां से मुझको समझ में आता है कि लेट्स एज्यूम कि कोई भी एलिमेंट है ए जो सेट एस को बिलोंग करता है, तो फॉर टू एलिमेंट्स a comma a belonging to S we know that a asterisk a inverse will also belong to S, and a asterisk a inverse is nothing but identity element, that is E will belong to set S। so it is guaranteed कि अगर आपके सेट में कोई भी एलिमेंट है और ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी सेट में है। आया प्रूफ समझ में? आया प्रूफ समझ में कि अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं तो मुझे पता है कि वो कॉमा वो खुद एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है, तो दो एलिमेंट जो सेट में बिलोंग करते हैं उनके लिए पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स भी सेट में बिलोंग करेगा उनके। चलिए सर दूसरी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, कंडीशन ऑफ इनवर्स। दूसरा प्रूफ करते हैं कंडीशन ऑफ इनवर्स। चलिए नाउ फर्स्ट पहली चीज तो ये समझो, इफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ द सेट देन इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज आइडेंटिटी एलिमेंट इटसेल्फ। तो दो चीजें हैं यहाँ पर। तो पहले तो मैं एक सिंगल स्टेटमेंट लिख देता हूं, इफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ द सेट then
इनवर्स ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। ये तो सिर्फ एक जरा सा वो था कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर अगर दोनों ही एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होते तो क्या करते, तो कुछ अलग थोड़ी करते, हमको पता है कि क्या हुआ, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, लेट आपके दो एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट है ई और दूसरा एलिमेंट है कोई ए बिलोंग्स टू सेट एस, दैट इज सेट कंटेन्स एटलीस्ट टू एलिमेंट। दैट इज सेट कंटेन्स एटलीस्ट टू एलिमेंट। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर पहला एलिमेंट ई है और दूसरा एलिमेंट ए है अगर ये दो एलिमेंट हैं, मान लीजिए कि अगर ये दो एलिमेंट हैं सेट में, तो हमको पता है देयरफॉर क्या मालूम है हमको, सर पहला एलिमेंट एंड दूसरे एलिमेंट का इनवर्स विल आल्सो बिलोंग टू सेट एस। समझ में आया? सर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एक अकेला एलिमेंट है तो इनवर्स की प्रॉपर्टी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका इनवर्स वो खुद होगा। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट अकेला एलिमेंट है तो इनवर्स की प्रॉपर्टी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एलिमेंट खुद अपना इनवर्स होगा। लेकिन अगर सेट में आइडेंटिटी के एलिमेंट के अलावा कोई और एलिमेंट हुआ तो हम कैसे मेक श्योर करें कि उस दूसरे एलिमेंट का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? तो हमने बोला कि लेट्स अज्यूम कि पहला एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है और मुझे पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट सेट में है, और हमने बोला कि लेट्स अज्यूम दूसरा एलिमेंट कोई ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो अगर ई कॉमा ए, इसका मतलब आइडेंटिटी के अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट करता है, तो मुझे पता है फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का इनवर्स भी सेट में एग्जिस्ट करेगा। हाँ या ना? नाउ माय क्वेश्चन इज, सर किसी भी एलिमेंट का अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो रिजल्ट हमेशा जिस एलिमेंट के को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं वो खुद ही आएगा। सो दिस विल बिलोंग टू एस। तो अगर ई कॉमा ए सेट एस में है तो ए इनवर्स भी सेट एस में होगा। समझ में आया? अगर ई कॉमा ए सेट एस में है तो ए इनवर्स भी सेट एस में होगा। बोलिए क्लियर है? चलो सर, अब तीसरी कहानी आती है सर। तीसरी कहानी आती है कि सर क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी, ये कैसे बताओ? कैसे बोलोगे, कोई सोचिए जरा। सर ए एस्ट्रिक इनवर्स ऑफ बी में अगर बी को इनवर्स ऑफ बी से रिप्लेस कर दे तो एस्ट्रिक बी हो जाएगा। यस, करेक्ट मधुसूदन, है ना? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, इसमें भी हमें इतनी देर से यही तो बोल रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा चीजों को क्रैक कर सकते हो ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अब मुझे चाहिए ए एस्ट्रिक बी इनवर्स कर बिलोंग करे। मैंने बोला लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट एस, आया ना? हमने बोला लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट एस। वी नो इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट एस देन, और आई वुड रादर से वी नो if a comma b belong to set S, then a inverse और b inverse will also belong to set S। बात समझ में आई? अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे तो उनके इनवर्स भी एग्जिस्ट करेंगे, ये तो गारंटीड है। ठीक है? therefore if a comma b belongs to set S, then a comma b inverse belongs to set S। अगर a कॉमा बी सेट एस में है तो मुझे पता है a कॉमा बी इनवर्स भी सेट एस में है। अगर a कॉमा बी इनवर्स सेट में है, therefore we know कि पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स भी सेट एस में होगा।
हमें मालूम है, therefore we know कि अगर कोई भी दो एलिमेंट, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेट में बिलोंग करते हैं तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के इनवर्स का बाइनरी ऑपरेशन भी सेट में होता है। अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, दैट इज ए और बी, इनवर्स का इनवर्स इज बी, बिलोंग्स टू सेट एस, therefore क्लोज्ड। यहाँ पर क्या हुआ, इनवर्स एग्जिस्ट फॉर एवरी एलिमेंट, आइडेंटिटी क्लियर। तो आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट गिवन था, लेकिन वो एक स्टेटमेंट इतना पावरफुल था कि वो अकेला स्टेटमेंट ये बता सकता था कि सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगी, सेट के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स भी होगा, एंड सेट फॉर ऑल एलिमेंट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड भी होगा। समझ गए। सिर्फ ये एक चीज नहीं बता सकता क्या कि ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं, तो हमको अलग से बताना पड़ा, तो वो हमको अलग से बताना पड़ा। मेक सेंस। अब इजी कि बस आप चीजों को थोड़ा सा अगर सिंसियरली समझते हो, देन यू आर गुड टू गो। चले फटाफट से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी जल्दी सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आज की क्लास एंड है। आपके लिए बहुत सारे होमवर्क हैं, स्लाइड में बहुत सारे होमवर्क हैं, यू गाइस कैन ट्राई देम। सारे ट्राई करना बैठ करके आराम से। कल सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी होमवर्क है ये, तो सब पे लिखूं या ना लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये है। बस मुझे लगता है शायद एक जगह कुछ चेंज करने की जरूरत है, वो मैं देख लूं, अगर नहीं है तो। Let A be the set of all non-singular matrices of order n cross n over real numbers। ठीक है, और एस्ट्रिक है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये यही चीज मुझे लग रही थी कि मिसिंग है, इसको देख लेना। यही चीज आई थॉट दैट इज मिसिंग, तो इसको देखो। और कहीं तो कुछ नहीं है ना, लेट अस बी एनी फाइनल पॉजिटिव। where k is any fixed positive integer। ठीक है, सो दैट्स इट। अब सजेशन सुनो अच्छे से, तो फर्स्ट वाला दिखाना वापस। मेरी बात अच्छे से सुनो, आज बहुत आसान लगा होगा, बहुत इजी लगा होगा। कहानी तो यही है ना सर, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, एक्चुअल में बहुत आसान है और बहुत इजी है, लेकिन छोटी छोटी सी चीजें बहुत सारी हैं। आज तो मैंने आपको सिर्फ 4 बेसिक प्रॉपर्टी बताई है, इसलिए आपको शायद कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चीजों को सही ऑर्डर में लेकर के चलना। इसीलिए पहली क्लास में मैं शांति से पढ़ाया, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि ग्रुप थ्योरी कोई बहुत बड़ा तूफानी चीज है। आज समझ में आ गया, ग्रुप थ्योरी बहुत आसान है, लेकिन उसके जो बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं उनको ध्यान से देखना। ठीक है। राज सरकार, क्लोजर का मतलब है कि सेट क्लोज्ड है। इसका मतलब उसके किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करो तो आपको कोई भी नया एलिमेंट उसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तब से तो यही बोल रहा हूं, क्लोजर सेट इज क्लोज्ड। क्लोजर मीन सेट इज क्लोज्ड। इसका मतलब आप उस सेट से कोई भी एलिमेंट्स उठाओ, उनके ऑपरेशन के कारण आपको सेट क्लोज है, उसमें कोई भी नया एलिमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं। ठीक है।
So what are the applications of group theory in computer science? Various applications. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज तो आपका जो एआई है उसके अंदर ग्रुप थ्योरी का एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। एआई के अंदर बहुत सारी चीजें ग्रुप थ्योरी के ऊपर बेस काम करती हैं। ये प्रूफ फॉलो कर सकते हैं ना? कौन सा प्रूफ फॉलो करेगा भाई? तो व्हाट आर सर, तो स्टेटमेंट अगर ए इनवर्स बी होता तो भी तो ये प्रूफ फॉलो कर सकते थे। आप कैसे भी यूज करो मितेश जी, आप ए इनवर्स और बी अगर है तो आप समझने की ये कोशिश करो कि हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन की बात कर ही नहीं रहे, हम ये कह ही नहीं रहे कि वो कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। तो बात यहाँ पर कम्यूटेटिव के ऊपर चल ही नहीं रही कि बी एस्ट्रिक ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स एस्ट्रिक बी और नॉट। उसने बोला अगर ए कॉमा बी एग्जिस्ट करेगा तो ए एस्ट्रिक बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बी एस्ट्रिक ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करे। ये बात समझो, जब तक आप ऑर्डर नहीं बदलते उन एलिमेंट को लिखने का। सर एक बार रिपीट कर दो नोट की राइट को प्लीज। बेटा मैं पीडीएफ आपको मिल जाएगी है ना? उत्सव आज मैं अभी आज आंसर नहीं दूंगा। अगर सोच रहे हो कि आज तुम, सर कल का फंक्शन वाला क्वेश्चन नहीं बना। कौन सा था कल का फंक्शन वाला क्वेश्चन? बेटा फंक्शन, प्रथमेश जी आपके 11th के आप हैं, फंक्शन के अंदर कोई तकलीफ है ही नहीं। हाँ, जो मैंने आपसे बोला है कि क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर टाइम लगाओ। हाँ जी, छोड़ सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। मैं तो खुद अपना चेहरा नीचे करके बैठा हूं इन लोगों के। लक्ष्य वो डीपीपी का क्वेश्चन है, मैंने तो दिया ही नहीं। डीपीपी का क्वेश्चन है, डीपीपी के सॉल्यूशन में होगा, फिर भी समझ में नहीं आया तो बताओ। आप जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हो वो डीपीपी का क्वेश्चन है। बाय 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 बाय, जिनको जाना है वो सब चले जाएं। इनवर्स प्रॉपर्टी क्लियर नहीं हो पा रहा सर मेरा। अरे क्या तुमको समझ में क्या है जो इनवर्स प्रॉपर्टी क्लियर नहीं हो पा रहा? क्या है इनवर्स? जो लिखा है डेफिनेशन बोलना जरा। 2 to 3 लेक्चर्स ओनली। दीनू स्पर्श, क्या इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या क्लियर नहीं हो रहा? क्या है इनवर्स प्रॉपर्टी? क्या है इनवर्स प्रॉपर्टी है? क्या बोला इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए? कि अगर ए और बी दो ऐसे एलिमेंट है जिनका बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रोड्यूस करे तो वो इनवर्स हैं। फिर क्या हो गया सर? अगर स्टेटमेंट स्टेट कर देता ए इनवर्स एस्ट्रिक बी बिलोंग्स टू एस, देन फॉलो कर सकते। अरे हाँ भाई, एक एलिमेंट और दूसरे वाले का इनवर्स अगर उनका बाइनरी ऑपरेशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो आप सारी प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हो। ये बोलेगा नहीं, उनका क्लियर कुछ नहीं होता है, फिर बोलने में भी इतनी देर लगाते हैं। ये ऑलवेज होल्ड, अरे ये तो है ही ना, क्योंकि इनवर्स की तो बात ही तब होगी जब आइडेंटिटी बन जाएगी। बताओ मॉड्यूलो ग्रुप है या नहीं? तुमको आगे का ज्यादा होशियार बनना होता है, लेकिन बताओ क्या ही तो क्या सोच रहे हो? मॉड्यूलो ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या सोच रहे हो? What will be the identity element with respect to modulo operation? Tell me. जो नहीं सोचता है उसको कुछ नहीं पता चलता है। What will be the identity element with respect to modulo operation? बोल दो भैया, मधुसूदन बता दो कि सर ये होगी आइडेंटिटी, मेरा काम हो जाएगा। आइडेंटिटी तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, क्या होगी आइडेंटिटी? दुनिया का सबसे बड़ा इंटीजर एग्जिस्ट करता है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा इंटीजर एग्जिस्ट करता है क्या?
विपुल जी थोड़ा सा वापस से लेक्चर देखो, अगर आप ये बेसिक पूछ रहे हो ना कि सर कहीं पर आइडेंटिटी जीरो लिया था, कहीं पर आइडेंटिटी वन, तो फिर आप लेक्चर सही से सुन नहीं रहे थे, तो प्लीज जाकर के वापस देखो, लेक्चर जाकर के वापस से देखो, क्योंकि आप फिर सुने नहीं हो। अगर जीरो और वन के ऊपर डिस्कशन हो रहा है तो फिर आपको वापस से 2-3 बार कम से कम लेक्चर देखना पड़ेगा, है ना। तो मधुसूदन है ही नहीं, तो जिस चीज के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती वो कैसे ही ग्रुप बनेगा। जहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पर फिर कैसे ग्रुप बनेगा, है ना। क्लियर है मधुसूदन कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका सेट के किसी भी नंबर के साथ मॉड्यूलो ऑपरेशन निकालो और जिस नंबर के साथ मॉड्यूलो ऑपरेशन आ रहा है वही रिजल्ट में मिल जाए। इसका मतलब आपको चाहिए क्या, सर दुनिया का सबसे बड़ा इंटीजर, और दुनिया का सबसे बड़ा इंटीजर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझे बात को। तो ये बेसिक चीजें हैं। ऑपरेशन को तो सोचो कि ऑपरेशन कहता क्या है, ऑपरेशन रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करना चाहता है। जब आप ये छोटी छोटी सी चीजें समझने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। यू विल गेट योर आंसर, लेकिन आपको उसके लिए ध्यान लगा के पढ़ना होता है। आप लोग एक लेक्चर में सोचते हो कि मैं तो इधर उधर की सारी कहानियां सुनूंगा, सब बातें करूंगा, घर में मम्मी ने क्या बनाया, मम्मी थोड़ी सी चाय भी दे दो, उस चाय की चुस्की भी लूंगा, फिर कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे। नहीं होता है। गेट इज डैम सीरियस। आप लोगों को मजाक लगता है, लेकिन हट जाओ भाइयों मजाक से, बहुत हो गई मजाक, एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है। ठीक है, चलिए सर। हाँ जी शिवम, क्या है तुम्हारा चैट, तुमने बोला क्या। सर मेरे चैट का रिप्लाई, तो तुम्हारा चैट ढूंढू बैठ के, कहाँ गया। सब थोड़ी देखते हैं एक साथ मुझको, क्या मैं तुम्हारा चैट ढूंढने बैठूंगा। नहीं दिख रहा मुझे तुम्हारा चैट। चले, जिनका हो गया वो सब जा सकते हैं, बाकी आगे वाली कहानी आगे करेंगे सर। हाँ जी बिल्कुल, जीरो एंड वन का कॉन्सेप्ट वही समझा है, तो आज वाला ही वापस से देखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको डाउट जीरो एंड वन को लेकर के है कि सर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो आप बेसिकली सबसे पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन को ही नहीं समझे। आप मजाक में क्लास करते हो ना, मुझे यही बुरा लगता है। सर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, सर एक ऐसा एलिमेंट जिसको आपके सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करो, तो सेट के जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो खुद आ जाए, तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा ना। माय क्वेश्चन है सर, अगर मेरा ऑपरेशन एडिशन है, अगर मेरा ऑपरेशन, इसको जाने दो मिटा दूंगा मैं, अगर मेरा ऑपरेशन एडिशन है, राइट, ऑपरेशन है एडिशन, और अगर मेरे पास कोई रियल नंबर है x, तो मैं x के साथ वो कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसको ऐड करूं कि रिजल्ट x ही आ जाए। x में क्या ऐड करने पे x आता है बेटा, एकदम ही मतलब बोरा गए हो क्या। हाँ, फिर बोलते हो कि सर आज का लेक्चर देखूं या कल का देखूं। तो कैसी बातें कर रहे हो विपुल कि कहीं पर जीरो लिया, कहीं पर वन लिया, कहीं पर जीरो और वन दोनों नहीं लूंगा। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में ऑपरेशन क्या है और एलिमेंट्स क्या है। आपको क्या लगता है ये जीवन पर्यंत फिक्स रहेंगे जीरो एंड वन। तब विथ रिस्पेक्ट टू जीरो होगा एंड मल्टीप्लीकेशन वन होगा, ये समझा। पागल वागल हो क्या। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो बनाओ कि सर जीरो एंड वन समझा, तो फिर पूछ क्या रहे हो। तुमने पूछा सर कहीं 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 पर जीरो है कहीं पर वन है, समझ नहीं आया। हाँ, तुमने क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो जरा अपना क्वेश्चन। तो ऑपरेशन डिपेंडेंट, मैंने ही पूरा नहीं पढ़ा। लिखते ही क्यों है ऐसा क्वेश्चन यार, मतलब जबरदस्ती कुछ लिखना होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑपरेशन बदलेगा तो आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो बदल जाएगा। लेट्स अज्यूम कि अगर मैट्रिक्स का एडिशन है, अगर मैट्रिक्स का एडिशन है तो देन जीरो मैट्रिक्स विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है विपुल। तो जो ऑपरेशन है और एलिमेंट है दोनों के बेसिस पे आइडेंटिटी बदलेगी। सर अगर चैप्टर वन कंप्लीट के बाद
रिवीजन करके पीवाईक्यू करूँ तो ठीक है कि ओनली सेट थ्योरी? हाँ, सेट थ्योरी का अच्छे से पूरा रिवीजन करके और उसके क्वेश्चन लगा सकते हो। हाँ, लेकिन उसमें कोई ऐसे क्वेश्चन दिखे, सेट थ्योरी मतलब सेट्स एंड रिलेशन लेटेस्ट तक, पहले पूरा लेटेस्ट तक फिर उसके क्वेश्चन, लेकिन बस ये मेक श्योर करना कि जो क्वेश्चन लेटेस्ट के या सेट थ्योरी के न लगे उनके आंसर जाकर के मत देखना मेरे बाप। आंसर मत देखो, आंसर दुनिया में सबसे खराब चीज है, उसको देख करके तुम्हारे दिमाग का घोड़ा इतना तेज दौड़ लगाता है कॉन्सेप्ट की तरफ कि ये आंसर लाना है तो ये आ गया, ये आ गया मतलब यही कॉन्सेप्ट सही है। अरे तुमको क्या पता, तुम्हारा तो गलत कॉन्सेप्ट पे भी आंसर सही आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज आंसर मत देखो, क्योंकि तुम्हारा घोड़ा उस तरफ दौड़ने लगता है और फिर तुम गलत गलत कॉन्सेप्ट आंसर लाने के लिए दिमाग में बनाते हो। तो आंसर के गाइडेड कॉन्सेप्ट डेवलप मत करना, वो हो सकता है 2 सिचुएशन में काम कर जाए लेकिन 5 सिचुएशन में गलत होगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए भाई, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।